देशराज कर्णवाल जी की मेमोरी वीक हो गई है। वो दिवालिया हो गए हैं, वो मानसिक रूप से बीमार हैं, उन्हें इलाज की आवश्यकता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि लड़ाई आपकी इस वजह से है क्योंकि आपके पुत्र या पुत्री दोनों में से कोई भी ब्लॉक प्रमुख नहीं बन पाए, तो आप सोच रही होंगी कि ये हटें तो फिर? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि आप देशराज कर्णवाल को मैं आज भी चुनौती देती हूँ आपके चैनल के माध्यम से। आज वो ब्लॉक प्रमुख का चुनाव करा लें। उन्होंने कहा कि इतने विकास कार्य उन्होंने भगवानपुर विधानसभा में कराए हैं, तो आप रिकॉर्ड निकलवा लीजिए। एक भी अगर देशराज कर्णवाल जी का बोर्ड भगवानपुर विधानसभा में अगर आपको दिख गया तो आप जो कहेंगे मैं वो करने के लिए तैयार। तो बोर्ड कैसे दिखेगा जब वो ऑलरेडी विधायक कहीं और के थे, तो बोर्ड नहीं दिखेगा। इतनी बात लेकिन प्रश्न उठाए, फिर वही अनपढ़ वाली बात उन्होंने कर दी। अगर विधायक झबरेड़े से होंगे तो विकास कार्य झबरेड़े में कराएंगे, भगवानपुर क्या कद्दू लेने के लिए आएंगे? अतः आपके ताऊ जी द्वारा अनाधिकृत रूप से क्षेत्र पंचायत की बैठक में भाग लेकर जो कृत्य किया गया है, उसके परिणाम स्वरूप आपके क्षेत्र पंचायत पद से अनहर करने के लिए क्यों न उच्च अधिकारियों को संतुष्टि करवा दी जावे। जितना विकास कार्य स्वर्गीय सुरेंद्र राकेश जी ने कराया, 7 जन्म भी देशराज कर्णवाल ले ले, उनकी बराबरी नहीं कर सकता। चमार साहब अपने आप को लिखते हैं वो, और उन्हें जो कहा कि सारा जगत है, तो आप इस टिप्पणी, उस स्टेटमेंट पे आप क्या कहेंगे? उन्होंने कहा पद्मश्री चैंपियन भी अपने नाम के सामने चमार लिखे, वो भी चमार लिखे, वो भी लिखे। तो मेरा इसमें ये कहना है कि हम सब भारतीय हैं, हम सब आर्य हैं, हम सब क्यों न अपने नाम के सामने भारतीय लिखें। देशराज कर्णवाल जी जो कि झबरेड़ा विधानसभा के पूर्व विधायक रहे हैं, वो एंट्री कर गए भगवानपुर विधानसभा में। ये बात आप सभी को पता है। और भगवानपुर विधानसभा में एंट्री करने के बाद हुआ क्या? ममता राकेश जी जो कि वर्तमान विधायक हैं भगवानपुर की, उनसे हो गया विवाद हो गया ब्लॉक प्रमुख को लेकर के। और विवाद ऐसा कि उन्होंने कह दिया कि अब हम करेंगे एफआईआर करेंगे वहां के बीडीओ के ऊपर। क्यों? ये जानकारी उन्होंने दे दी कि भाई उन्होंने एजेंडा दे करके बुलाया था, बुलाने के बाद जो है उन्होंने तिरस्कार किया। सारी बातें क्लियर हैं, और बहुत सारी बातें उन्होंने ममता राकेश जी के बारे में कहा। आज ममता राकेश जी भगवानपुर विधानसभा की विधायिका हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, हमारे साथ हैं। और आपसे हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर उन्होंने कह दिया कि एफआईआर करवाएंगे, तो वो सही करने जा रहे हैं या कौन सही कर रहा है? बेसिकली देखिए, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, गलती खुद कर रहे हैं और एफआईआर करने की बात कर रहे हैं दूसरे अधिकारियों पर। अधिक वो बताएं किस आधार पर एफआईआर करेंगे, क्योंकि उन्होंने भी कहा और ये कहा कि मैं परेशान हूं कि ममता राकेश जी ने उन्हें अनपढ़ कहा। मैं आज भी अपनी बात पर कायम हूं। अगर वो पढ़े लिखे होते तो मैं पहले तो आपको धन्यवाद करना चाहती हूं कि आपका चैनल पूरी बेबाकी के साथ, निर्भीकता के साथ और निष्पक्षता के साथ पूरा कार्य करता है। जिस तरह की अभद्र टिप्पणी का प्रयोग उन्होंने पहले भी क्षेत्र के सम्मानित जनता के लिए, सम्मानित किसानों के लिए जिस भाषा का, अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल किया, उस भाषा का इस्तेमाल मैं नहीं करना चाहती। और आपने पूरी बेबाकी के साथ दिखाया कि किस तरह से उन्होंने पार्टी की फजीहत कराई और अपनी क्या पूरे प्रदेश के किसानों के साथ किस तरह से भद्दा मजाक उन्होंने किया। ये किसी से छिपा हुआ नहीं। ये वीडियो काफी लोगों ने देखा भी था। उस वीडियो का हम जिक्र अभी नहीं कर रहे हैं। अभी विषय यही है, जब हम भगवानपुर विधानसभा का हम जो जिक्र कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि उन्हें एजेंडा दिया गया वीडियो के द्वारा और उन्हें बुलाया गया। तो अगर उनको बैठने का अधिकार, आपने एक बार मुझसे कहा था कि उनको बैठने का अधिकार ही नहीं है। जब उन्हें बैठने का अधिकार नहीं है तो फिर बुलाया क्यों गया? देखिए, जिसने उन्हें एजेंडा दिया, मुझे नहीं मालूम उन्होंने क्यों एजेंडा दिया। वो मैंने सुना है, वो कहते नजर आ रहे हैं कि मैं माननीय राज्यसभा सांसद श्री नरेश बंसल जी के प्रतिनिधि के तौर पर मैंने बीडीसी की बैठक में प्रतिभाग किया, जबकि वो कहते हैं मैं पढ़ा लिखा हूँ। आप इसी बात से सोचिए, पूरे क्षेत्र की सम्मानित जनता देख रही है। वो पूर्व विधायक हैं, एक बार विधायक रह चुके हैं। क्या वो नहीं जानते कि पंचायत राज एक्ट कहता है कि ये कोई प्रतिनिधि नहीं है, जनप्रतिनिधि नहीं है, वो तो उस सभा में नहीं बैठ सकते। और यदि बैठ भी गए, उन्हें एहसान मानना चाहिए था। हम पदेन सदस्य हैं उस क्षेत्र पंचायत की बैठक के, एहसान मानना चाहिए था और चुपचाप कार्रवाई देखनी चाहिए थी, न कि कार्रवाई का संचालन उन्हें करना चाहिए था। और ब्लॉक प्रमुख वहां गूंगी बहरी बनकर के बैठी रही और सभा का संचालन पूरी तरह से देशराज कर्णवाल जी करते रहे। तो आपका एहसान मानना चाहिए देशराज कर्णवाल जी को?
जी, मैं पदेन सदस्य थी उस बैठक की और आगे भी हर बैठक में बैठने का मुझे अधिकार है। मैं वहाँ की भगवानपुर की विधायक होने के नाते पदेन सदस्य थी, तो मुझे बुलाया गया था और उन्हें अगर बुला ही लिया उस बैठक में माननीय राज्यसभा सांसद जी ने, तो माननीय राज्यसभा सांसद भी जानते हैं। पंचायत राज एक्ट की कॉपी मेरे हाथ में है, आप देख सकते हैं। पंचायत राज एक्ट 2016 धारा 138 ग में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि महिला प्रतिनिधि भी हो, चाहे ग्राम प्रधान हो, प्रमुख हो, और प्रमुख के पति भी उस बैठक में प्रतिभाग नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए मैंने कहा देशराज कर्णवाल जी पूरी तरह से अनपढ़ हैं। एक बार मैं इसे देख लूं जरा। दोस्तों, ये स्क्रीन पर आप इस वक्त देख रहे हैं और इसमें ये जो सूचना के अधिकार के अंतर्गत ये प्रमाणित कॉपी है, और सूचना के अधिकार के तहत बहुत सारे ऐसी कॉपियां हैं जो कहीं ना कहीं रिलीज हो जाती हैं और उस पर डिस्कशन और डिबेट होते हैं। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। जो ग वाला पोर्शन है जो आपने कहा 138 ग की बात है कि अगर कोई परिवार का व्यक्ति पारिवारिक सदस्य या रिश्तेदार के द्वारा उनके स्थान पर अनाधिकृत रूप से कार्यों का संचालन करने के कारण वह महिला सदस्य, प्रधान, प्रमुख, उपप्रमुख, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष के रूप में बने रहने के लिए अनुपयुक्त होंगे। मतलब जाहिर सी बात है कि ये लोग बैठ नहीं सकते, या परिवार का कोई सदस्य बैठ नहीं सकता, और बैठेगा तो जाहिर सी बात है इंटरफेयर नहीं कर सकता। बिल्कुल, इस एक्ट के अनुसार बिल्कुल ये फिक्स है कि परिवार का क्या कोई भी सदस्य नहीं हो सकता, या पूर्व विधायक के पास अधिकार नहीं होते? नहीं, पूर्व विधायक के पास कोई अधिकार नहीं होता। इवन अगर महिला जनप्रतिनिधि है तो उसका पति भी उस बैठक में प्रतिभाग नहीं कर सकता, किसी भी बोर्ड की बैठक में प्रतिभाग नहीं कर सकता। तो उन्होंने ये कहा कि ऐसा नहीं हुआ, मैंने नहीं बोला, इसकी आप देखिए पूरी डिटेलिंग, उन्होंने कहा कि पूरी डिटेलिंग जो है प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या आवश्यकता है। ये वीडियो जिस तरह से देशराज कर्णवाल जी सभा का संचालन करते नजर आए, पूरी तरह से सोशल मीडिया पर पूरी तरह से वायरल हुआ। आप कहीं तो मैं आपके पास ही भिजवा देती हूँ, आप अपने चैनल से भी दिखाइए। बिल्कुल, आप हमें दिखाइए। एक लेटर आपका ये है जो आपने बोला कि 21 तारीख का ही आपका कार्यक्रम हुआ, और 21 तारीख को ही ये क्या लेटर है, क्या चीज थी, जरा ये समझाएं आप एक बार। 21 तारीख की ये बैठक थी जिसमें मैंने शिकायत की थी जी। तो मैंने वीडियो भगवानपुर से पूछा था कि किस अधिकार से देशराज कर्णवाल जी बैठक का संचालन कर रहे हैं। तो मैंने उनसे सफाई मांगी और उनसे ऊपर के अधिकारियों को शिकायत की, जिला पंचायत राज अधिकारी को कहा, संयुक्त मजिस्ट्रेट भगवानपुर से कहा, मुख्य विकास अधिकारी से और जिलाधिकारी महोदय से इस बारे में स्पष्टीकरण लिया। तो उन्होंने उसे पूरी तरह से गलत मानते हुए संयुक्त मजिस्ट्रेट ने और हमारे वीडियो भगवानपुर ने तत्काल ये कार्रवाई के लिए आदेश किया। ये लेटर भी शो कर सकते हैं स्क्रीन पर हम लोग? क्यों नहीं, आप कर सकते हैं। आप उसके ऊपर जिलाधिकारी महोदय ने जो संस्तुति की, आप वो लेटर भी शो कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, ये सचिव खंड विकास अधिकारी क्षेत्र पंचायत विकासखंड भगवानपुर के द्वारा यह लेटर लिखा गया है, जो कि लेटर लिखा गया है माननीय क्षेत्र पंचायत भगवानपुर और सचिव को लिखा गया है। इसमें साफ तौर पर इस बात को लेकर के मेंशन किया गया है कि आज दिनांक 21/4/2023 को क्षेत्र पंचायत की बैठक में आपकी बगल वाली कुर्सी पर मंच पर बैठकर आपके ताऊ जी ने सदन को अनधिकृत रूप से संबोधित कर क्षेत्र पंचायत की बैठक में व्यवधान किया गया है। साथ ही आपके ताऊ जी द्वारा सदन में उपस्थित माननीय विधायक श्रीमती ममता राकेश जी, विधायक विधानसभा क्षेत्र भगवानपुर से अभद्रता करते हुए उनकी गरिमा को ठेस पहुंचाई गई, जो अत्यंत खेदजनक है। सदन में आपके ताऊ जी द्वारा हस्तक्षेप का वीडियो समाचार चैनलों एवं सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है, जो कि हस्तक्षेप का एक पुष्ट प्रमाण है। पंचायती राज एक्ट में स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि किसी भी निर्वाचित जनप्रतिनिधि के पारिवारिक सदस्यों एवं रिश्तेदारों द्वारा उनके अधिकारों में हस्तक्षेप करने पर निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को अनर्ह मतलब अयोग्य एक तरीके से करने का प्राविधान है। अतः आपके ताऊ जी द्वारा अनधिकृत रूप से क्षेत्र पंचायत की बैठक में भाग लेकर जो कृत्य किया गया है, उसके परिणाम स्वरूप आपके क्षेत्र पंचायत पद से अनर्ह करने के लिए क्यों न उच्च अधिकारियों को संतुष्टि करवा दी जावे। तो ये जो मैंने पढ़ा, जो स्क्रीन पर आप लोगों ने देखा, ये पूरा लेटर है। तो साफ तौर पर इसमें भी चूंकि देशराज कर्णवाल जी ने कहा था कि हम वीडियो के खिलाफ एफआईआर करेंगे, कि उन्होंने आखिर एजेंडा दिया, एजेंडा देकर के बुलाया, लेकिन इसमें यह कह दिया गया कि आप ये बगल की कुर्सी पर बैठकर संबोधित सभा को नहीं कर सकते, संचालन नहीं कर सकते। यह पंचायती राज एक्ट में दिया गया है। तो अब देखना यह होगा कि आगे यह लड़ाई कहां तक पहुंचती है।
लेकिन एक और बात जो कहीं ना कहीं सोचने और समझने वाली है, उच्चाधिकारियों ने भी इसकी संस्तुति कर दी। उसी दिन 25 तारीख को जिलाधिकारी महोदय ने इसकी संस्तुति निदेशक पंचायत राज को करके भेज दी। हाँ, यहाँ पर ये भी अगला जो स्क्रीन पर दोस्तों ये भी देख सकते हैं आप लोग, जिलाधिकारी महोदय की क्षेत्र पंचायत भगवानपुर एवं माननीय विधायक विधानसभा क्षेत्र भगवानपुर का उक्त पत्र संलग्न कर इस आशय के साथ प्रेषित किया जा रहा है कि उत्तराखंड पंचायती राज अधिनियम 2016 की सुसंगत धारा के अंतर्गत आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें। भवदीय विनय शंकर पांडे, जिलाधिकारी हरिद्वार। ये भी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। तो दो चीजें पुख्ता सबूत के साथ जो कि सूचना के अधिकार के तहत मांगी गई और वो स्क्रीन पर आपने देख ली। लेकिन अब कुछ बातें ऐसी हैं जो कहीं ना कहीं वो चर्चाओं में हैं। उन्होंने एक बात और कही थी कि मैंने उतना काम भगवानपुर विधानसभा में किया जितना ममता राकेश जी भी नहीं कर पाए। और भगवानपुर में ऑलरेडी जब वो विधायक थे झबरेड़ा के, तब पर भी वो भगवानपुर की बहुत सारी समस्याओं को उठाते रहे। और साथ में राजा जो गुर्जर विजय सिंह के जो कॉलेज था, कॉलेज को लेकर के भी उन्होंने बोला, स्मारक को लेकर के बोला। उन्होंने कहा कि उनके नाम को और आगे बढ़ाने का काम उन्होंने किया, जो कि आपकी विधानसभा का हिस्सा है। मैं एक एक करके आपकी सभी बातों का जवाब दूंगी। आपने कहा कि उन्होंने कहा कि इतने विकास कार्य उन्होंने भगवानपुर विधानसभा में कराए हैं, तो आप रिकॉर्ड निकलवा लीजिए। एक भी अगर देशराज कर्णवाल जी का बोर्ड भगवानपुर विधानसभा में अगर आपको दिख गया तो आप जो कहेंगे मैं वो करने के लिए तैयार। तो बोर्ड कैसे दिखेगा जब वो ऑलरेडी विधायक कहीं और के थे, तो बोर्ड नहीं दिखेगा। इतनी बात, लेकिन प्रश्न उठाया, फिर वही अनपढ़ वाली बात उन्होंने कर दी। अगर विधायक झबरेड़े से होंगे तो विकास कार्य झबरेड़े में कराएंगे, भगवानपुर क्या कद्दू लेने के लिए आएंगे? आप बार बार उनको अनपढ़ क्यों बोलती हैं? अनपढ़ इसीलिए बोल रही हूँ क्योंकि वो समझदारी का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। मैं इसलिए कह रही हूँ कि वो झबरेड़ा से विधायक थे, वहां विकास कार्य कराएं, समझ में आ रहा है। मैं कहीं भी पूरे प्रदेश की बात उठा सकती हूँ विधानसभा में, लेकिन विकास कार्य केवल अपनी विधानसभा में करा सकती हूँ। लेकिन प्रश्न उठाया उन्होंने, कहा कि प्रश्न आपकी विधानसभा का प्रश्न जो है, एक मिनट मैं बता रही हूँ, विधानसभा की समस्या का प्रश्न देशराज कर्णवाल जी उठाएंगे तो आपको नहीं लगता कि उसे कोई बात नहीं, हम अपने पूरे प्रदेश की समस्या को उठा सकते हैं। तो बात उठाना अलग बात है। मुझे पता है उन्होंने 435 याचिकाएं विधानसभा में लगाई, जिससे परेशान होकर के माननीय विधानसभा अध्यक्ष तत्कालीन ने ये एक नियम बनाया, कार्य संचालन नियमावली। हमारी विधानसभा भी कार्य नियमावली से चलती है। तो उसके तहत ये नियम बनाया कि कोई भी विधायक केवल 3 याचिकाएं लगा पाएगा, उससे ज्यादा नहीं। परेशान होकर के ये किया जब सभी विधायक माननीय अध्यक्ष जी से मिले और उन्होंने उनकी बात को सही समझा कि सारा अनावश्यक रूप से सदन का समय बर्बाद करते रहे देशराज कर्णवाल जी। ये तो प्रश्न उठाना गलत है। प्रश्न उठाना ठीक है, लेकिन उस पर मैं पूछना चाहूंगी कि उस पर आज तक की अद्यतन स्थिति क्या है, कितने काम उनमें से हुए। वो याचिका समिति के समक्ष जाती है, लेकिन आज तक क्या प्रोग्रेस रिपोर्ट उनकी है, आपने उनसे पूछा ही नहीं। तो पूछना चाहिए था। दूसरी बात उन्होंने कही कि शहीद राजा विजय सिंह के, शायद देशराज कर्णवाल जी की मेमोरी वीक हो गई है। वो दिवालिया हो गए हैं, वो मानसिक रूप से बीमार हैं, उन्हें इलाज की आवश्यकता है, क्योंकि वो भूल गए शायद जिस स्वर्गीय सुरेंद्र राकेश जी पर उन्होंने आरोप लगाया। आज वो स्वर्ग में है। जितना विकास कार्य स्वर्गीय सुरेंद्र राकेश जी ने कराया, 7 जन्म भी देशराज कर्णवाल ले ले, उनकी बराबरी नहीं कर सकता। लेकिन ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की बात तो उन्होंने कहा कि ऐतिहासिक पृष्ठभूमि जो राजा सुरेंद्र राकेश जी ने आज उन्होंने आरोप लगाए ना, मैं देख रही थी उनके, अब सुन रही थी जितने विकास कार्य कराए। आप देखिए भगवानपुर में अगर विकास कार्य के बोर्ड हैं, या तो स्वर्गीय सुरेंद्र राकेश जी के हैं या ममता राकेश जी के कराए विकास कार्यों की बात है। स्वर्गीय सुरेंद्र राकेश जी के किए कार्यों की अगर मैं बखान करने लगूं तो मुझे लगता है कि पूरी रात बीत जाएगी। आज क्षेत्र की जनता आज भी रो रही है स्वर्गीय सुरेंद्र राकेश जी को याद करके, और भगवानपुर ही नहीं पूरे प्रदेश की जनता में जहां भी जाती हूँ याद करते हैं उन्हें और कहते हैं वास्तव में विकास पुरुष की उपाधि उन्हें प्राप्त थी। वो तो बीमारी के कारण, असाध्य रोग के चपेट में आने के कारण वो इतना अपने जीवन के अंतिम क्षण तक क्षेत्र की जनता के लिए जिए और क्षेत्र की जनता के विकास कार्य करते हुए उन्होंने अपने प्राणों का त्याग किया। ऐसे व्यक्ति पर अगर उन्होंने टिप्पणी की है तो क्षेत्र की जनता, पूरे प्रदेश की जनता उन्हें कतई माफ नहीं करेगी और उन्हें इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। लेकिन ऐतिहासिक पृष्ठभूमि जो गुंजा बहादुरपुर की थी, उन्होंने कहा कि उसका बखान करना, उसको एक बड़े पटल पर लेकर के आने का काम उन्होंने किया। मैं वही बता रही हूँ कि स्वर्गीय सुरेंद्र राकेश जी ने शहीद राजा विजय सिंह के पार्क का सौंदर्यीकरण उस समय करवाया था और एक नई पहचान गुंजा बहादुरपुर को दिलवाई थी। जिस पहचान के वो हकदार थे वो पहचान उन्होंने कराई। और मैंने भी अपने समय में 2016 में
शहीद राजा विजय सिंह इंटर कॉलेज में एक कक्ष अपनी विधायक निधि से देने का काम किया था। मैंने शिक्षा के क्षेत्र में, सड़कों के क्षेत्र में और अन्य विकास कार्यों के क्षेत्र में सब जगह कार्य किए हैं। कोविड जैसी महामारी के दौरान ऑक्सीजन प्लांट का काम मैंने भगवानपुर CSC सेंटर में करवाने का काम किया। और इंडस्ट्रियल एरिया भगवानपुर में आप भी देखिए कि ड्रेनेज की समस्या से लंबे समय से जूझ रहे थे। 2015 में जब मैं पहली बार विधायक बनी, मैंने उस समय सरकार से कहा, चुड़ियाला में कैबिनेट की बैठक हुई थी, आपने शायद देखा होगा। उस समय मुख्य रूप से ड्रेनेज प्लान का प्रोजेक्ट तैयार हो गया था, लेकिन सरकार बदली और उसके बाद 8 साल तक मैं लगातार संघर्ष करती रही। अब जाकर के मेरी मेहनत फलीभूत हुई और भगवानपुर में औद्योगिक क्षेत्र में ड्रेनेज प्लान का, नाले का काम चल रहा है। 22 करोड़ की लागत से काम चल रहा है। और निश्चित रूप से आप देखिए विकास कार्य, तहसील भवन के लिए मुझे लड़ाई लड़नी पड़ी। तहसील भवन की लड़ाई लड़ने के लिए आज तहसील भवन का हमारा टेंडर हो चुका है और आप देखिएगा कि अगले महीने में उसका शिलान्यास करा दिया जाएगा। तो ममता राकेश अपने पति स्वर्गीय सुरेंद्र राकेश जी की तरह और अपने स्वर्गीय बाबूजी कलीराम राकेश जी की तरह पूरे क्षेत्र की सभी वर्ग की जनता को साथ लेकर के चलती है और केवल विकास में और भाईचारे में विश्वास करती है। लेकिन उनका एक और आरोप था, आरोप ये कि प्रमोशन में आरक्षण, और उन्होंने एक शब्द इस्तेमाल किया, हत्यारे। प्रमोशन में आरक्षण की हत्यारे। एक तो उन्होंने जिक्र किया बसपा की जो सुप्रीमो है मायावती जी को लेकर के, और साथ में 3 लोग उत्तराखंड का उन्होंने जिक्र किया, स्वर्गीय सुरेंद्र राकेश जी को लेकर के, प्रीतम सिंह चौहान को लेकर के, और साथ में यशपाल आर्य जी को लेकर के, कि ये लोग थे जिनकी वजह से प्रमोशन में आरक्षण बंद हुआ, नहीं हो पाया, और ये सारी चीजें मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि 5/9/2012 से सुप्रीम कोर्ट में ये चल रहा है। देसराम कर्णवाल जी भ्रमित करने का कार्य करते हैं। 5 साल वो सत्ता के विधायक रहे, 2017 से लेकर 22 तक विधायक रहे, तो क्यों उन्होंने प्रमोशन में आरक्षण को दोबारा से क्यों नहीं कराने का काम किया? वो आज भी सत्तारूढ़ पार्टी के उपाध्यक्ष हैं प्रदेश के, क्यों क्षेत्र की जनता के साथ छल कर रहे हैं? SC भाइयों के साथ, जनजाति वाले भाइयों के साथ क्यों छल कर रहे हैं? क्यों 5 साल का समय उन्होंने गंवाया और आज भी उपाध्यक्ष हैं, तो क्यों नहीं कराते? उसे कराना चाहिए ना। तो वो यही तो ये आपके सामने मैं प्रत्यक्ष रूप से दिखा रही हूँ। मैंने विधानसभा में भी इसका सवाल लगाया था, नियम के अंतर्गत सूचना लगाई थी। तो ये भी दोस्तों, ये भी स्क्रीन पर आप जरूर देखिए। लेकिन उनका ये कहना कि ये लोग, जो 3 लोग का जो जिक्र किया उन्होंने, ये 3 लोग बिल्कुल विपरीत थे। वो नहीं चाहते थे कि प्रमोशन में आरक्षण लागू हो। देखिए, मैं उनका सीधा ये मैं आपसे नहीं, ऐसा नहीं है। स्वर्गीय सुरेंद्र राकेश जी, एक मिनट मैं बता रही हूँ, 1 मिनट मैं प्रत्यक्ष रूप से आपके बता रही हूँ। अगर सुरेंद्र राकेश जी ऐसा चाहते, क्यों उन्हें अनुसूचित जाति की कन्याओं के लिए और विधवा महिलाओं की कन्याओं के लिए शादी में दी जाने वाली अनुदान की राशि अपने समाज कल्याण मंत्री पद पर रहते हुए 10,000 से 50,000 उन्होंने कराई? उन्होंने अनुसूचित जाति जनजाति के बच्चों के लिए आदर्श आवासीय विद्यालय, जिसका मैंने स्वर्गीय सुरेंद्र राकेश जी के निधन के बाद उन्हीं के नाम पर स्वर्गीय सुरेंद्र राकेश आदर्श आवासीय विद्यालय मक्खनपुर के नाम से चल रहा है। अगर सुरेंद्र राकेश जी ऐसा ना चाहते तो इतने महत्वपूर्ण काम समाज को तोहफा दे करके वो नहीं जाते। चलिए, अच्छा एक बात है, आप जो विरोधी मानती हैं, आप किसको, ये क्योंकि ये भी कह रहे हैं कि मैं हो सकता है चुनाव लड़ूंगा भगवानपुर से। निश्चित रूप से लड़े, लोकतंत्र है, कोई भी चुनाव लड़े, पूरा अधिकार है। उन्होंने कहा कि इस बार मैं लड़ा नहीं, अगर मैं लड़ा होता तो आप नहीं जीतते, और वही कह रही हूँ, वो भ्रमित करने का काम करते हैं, झूठ बोलते हैं। आप देखिए 16 अप्रैल की बैठक BDC भगवानपुर को होनी थी, जिसका एजेंडा मुझे आ गया था, लेकिन उन्होंने वो बैठक कैंसिल कराई, जो कैंसिल नहीं होनी चाहिए थे, क्योंकि 21 तारीख को बैठक हुई, 21 तारीख को अलविदा जुमा था। तो वो चाहते थे कि BDC सदस्य जो हमारे मुस्लिम वर्ग से हैं वो उस बैठक में प्रतिभाग न कर सके, जो कि उन्होंने घृणित कार्य किया। उन्हें ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए था, क्योंकि झूठ बोला कि मुख्यमंत्री जी सालेर चौक पे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा को अनावरण करेंगे, जो मूर्ति लगी ही नहीं, जहां मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम ही नहीं हुआ। उनके आने से पहले ही उन्होंने फ्लेक्सी लगा करके दिखाने की कोशिश की। लेकिन मैं वही कह रही हूँ कि भ्रमित करने का काम करते हैं, झूठ बोलते हैं। उस प्रोग्राम को लेकर उन्होंने कहा कि जब उनसे प्रधानों ने ये पूछ लिया कि भाई आपके जो आपको पैसा मिला, जो मिलता है, बिल्कुल ठीक है, तो वो बोले 5 करोड़ की राशि प्रॉपर्टी डीलरों के साथ मिलकर के आपने इन्वेस्ट कहीं किया और कार्य नहीं किया। उन्होंने ये बोला। एक काम का पूरा रिकॉर्ड मेरे पास है, आप जब चाहे ले सकते हैं। मैं आपको प्रेस नोट दे करके जाऊंगी, क्योंकि विधायक केवल प्रस्ताव देता है, फिर वही अनपढ़ वाली बात,
देसराज कर्णवाल जी ने की। आप फिर वही बात उन्होंने की, वो भी जानते हैं, वो विधायक रह चुके हैं, उन्हें पता है कि विधायक केवल प्रस्ताव देता है, वर्किंग एजेंसी जो होती है, कार्यदायी संस्था कार्य करती है। अगर उन्हें किसी बात पे कोई भी शक शुबा है तो मुख्य विकास अधिकारी और हमारे जेई वगैरह से वो रिपोर्ट ले सकते हैं। मैंने ऐसा कोई कार्य नहीं किया जिससे मेरे पति की या किसी तरह की भी छवि दुबिल हो। भगवानपुर विधानसभा क्षेत्र की जनता बहुत सम्मानित है, बहुत जागरूक है, वो जानती है जबरेड़ा के से जिस तरह से देसराज कर्णवाल को निकाला गया उसमें मेरी क्या गलती थी। वो अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं। पार्टी ने उन्हें टिकट निकाला गया, हाँ निकाला गया। आपके चैनल ने दिखाया था कि जिस तरह से वहां के लोगों ने लाठी लेकर के उन्हें झबरेड़ा क्षेत्र से निकाला और पार्टी ने उन्हें टिकट नहीं दिया, तो इसमें मेरी क्या गलती है। वो पार्टी को कोसे, पार्टी को गाली दे, जनता को कभी गाली नहीं देनी चाहिए। जनता भगवान का रूप होती है, ईश्वर का रूप होती है। जहाँ पंच होते हैं वहाँ परमेश्वर होता है। तो जनता का और भगवान का फैसला तो मानना ही पड़ेगा और मानना ही चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि लड़ाई आपकी इस वजह से है क्योंकि आपके पुत्र या पुत्री दोनों में से कोई भी ब्लॉक प्रमुख नहीं बन पाए, तो आप सोच रही होंगी कि ये हटें तो फिर? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि आप देसराज कर्णवाल को मैं आज भी चुनौती देती हूँ आपके चैनल के माध्यम से। आज वो ब्लॉक प्रमुख का चुनाव करा लें। आपने देखा भी होगा अब तक जितनी प्रेस उन्होंने की, कितने बीडीसी सदस्य उनकी प्रेस में आए। आज भी अगर वो ब्लॉक प्रमुख का चुनाव होता है, वो तो सत्ता के दम पे कूद रहे हैं। आज भी खुली चुनौती इस मंच के माध्यम से देना चाहती हूँ, आज ब्लॉक प्रमुख का चुनाव हो जाए, उन्हें उनके औकात पता लग जाएगी। नहीं, सत्ता के दम पे कूद रहे हैं, लेकिन आपके पुत्र अभिषेक राकेश वो भी तो बीजेपी में है, तो वो किसका साथ दे रहे होंगे? फिर उनका साथ दे रहे होंगे कि वो उनका राजनीतिक डिसीजन था। उन्होंने अभिषेक के लिए भी टिप्पणी की और सबके लिए टिप्पणी की। वो तो सिर्फ अपने स्वार्थ की बात करते हैं। और मैं इस बात को भी दावे के साथ कहती हूँ कि जिस तरह से आज वो ब्लॉक प्रमुख जरूर हैं, लेकिन वो अपने पैरों पर नहीं चल रहे हैं। कुछ चंद लोग ठेकेदार उनके साथ है, जिनके साथ मिल करके वो साठगांठ करके काम करने का काम कर रहे हैं। ये सारे मामले चूंकि पार्टीगत भी उठता है और कहीं ना कहीं जो सरकारी तंत्र उसके आधार पर भी चीजें उठती हैं। आपका विरोध, देखिए, भाजपा से आपका विरोध रहेगा या देसराज कर्णवाल से आपका विरोध रहेगा? देखिए, भाजपा के साथ मेरी वैचारिक लड़ाई है। हाँ। उनकी नीति और वो वैचारिक लड़ाई आपके घर में भी है। हमारी वो वैचारिक लड़ाई आपके घर में भी निश्चित रूप से आपकी लड़ाई आप वैचारिक राजनीतिक बात कर रही हूँ। राजनीतिक विचारधारा उनकी अलग है, मेरी अलग है। देसराज कर्णवाल से मेरी क्या लड़ाई होनी है? जिससे एक मिनट मैं आपकी बात का जवाब दे दूं। देसराज कर्णवाल जी अगर नैनीताल जाते हैं तो एक फल वाले से भिड़ते हैं और वो कहते हैं कि मैं गरीब परिवार से हूँ। क्या फल वाला अंबानी अडानी परिवार से है? एक फल वाला भी तो गरीब परिवार से है। वो उसका सम्मान नहीं करते, फल के पैसे नहीं देना चाहते। इस तरह के घृणित और निंदनीय कार्य वो करते हैं। अगर देहरादून में जाते हैं तो रोडवेज की बस के ड्राइवर और कंडक्टर के साथ भिड़ते हैं, उनका अपमान करते हैं। तो जिस तरह का कार्य करते हैं देसराज कर्णवाल जी, मैं उस तरह के कार्य नहीं कर सकती। मुझे वो शोभा नहीं देता उस तरह का व्यवहार करना। चलिए, एक अंत में एक सवाल। उन्होंने एक लाइन बोली, उन्होंने नरेंद्र मोदी को भी शब्द से डिनोट किया। उन्होंने कहा कि अपने नाम के आगे भी शब्द लगा चुके हैं, है ना? चमार साहब अपने आप को लिखते हैं वो, और उन्हें जो कहा कि सारा जगत है। तो आप इस टिप्पणी, उस स्टेटमेंट पे आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं उसमें ये कहना चाहती हूँ कि वो आध्यात्मिक विचार है कि हम हार्ड मांस के बने हुए पुतले हैं, रक्त के बने हुए पुतले हैं, सभी चर्मकार हैं। लेकिन जिस तरह से उन्होंने सबको लेकर के टिप्पणी की वो गलत है। इस तरह की टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। हम जाति मुक्त समाज की कल्पना कर सकते हैं। हम चाहते हैं जाति मुक्त समाज हो। जिस तरह से उन्होंने कहा, मैं उस शब्द का इस्तेमाल यहाँ नहीं करना चाहूँगी। उन्होंने कहा पद्मश्री चैंपियन भी अपने नाम के सामने चमार लिखें, वो भी चमार लिखें, वो भी लिखें। तो मेरा इसमें ये कहना है कि हम सब भारतीय हैं, हम सब आर्य हैं, हम सब क्यों ना अपने नाम के सामने भारतीय लिखें। चलिए, ये भी एक अच्छा संदेश कि अंत में कि सब कोई अगर अपने नाम के आगे भारतीय क्यों ना लिखे। अगर भारतीय लिखते हैं तो और भी ज़्यादा बेहतर है। क्यों हम जातिगत या जाति शब्द लगाएंगे तो वो कैसा रहेगा? ममता राकेश जी इस बात को कह रही हैं। अंत में जो नगर पंचायत का चुनाव होने वाला है उसमें आपके पुत्र अभिषेक राकेश जी भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ने की इच्छा? देखिए, जो पार्टी हाईकमान का आदेश होगा। किसका? कांग्रेस का या बीजेपी का? कांग्रेस का प्रत्याशी लड़ेगा। देखिए, मैं पहले आपको स्पष्ट कर दूं। जी, इस चीज को लेकर के मैंने खुले तौर पर बोला था, क्योंकि एक ही परिवार में जब कोई, एक ही परिवार में कोई बीजेपी में हो, कोई कांग्रेस में, आपकी बात का जरा सा जवाब दे दूं, क्योंकि नियम के अंतर्गत जो हमारा नगर निगम का एक्ट कहता है, उसके लिए अध्यक्ष की आयु 30 वर्ष से ऊपर की होनी चाहिए। तो मैं, अभिषेक की इच्छा अगर वो लड़ना चाहेगा तो मैं उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकती, क्योंकि हमारी विधानसभा अध्यक्ष सम्मानित रितु खंडूरी जी भाजपा से विधानसभा अध्यक्ष हैं। उनके भाई
मनीष खंडूरी जी कांग्रेस में सम्मानित हमारे पदाधिकारी हैं, तो ये तो अपना अपना विवेक है, अपनी अपनी विचारधारा है, ये चलता रहा है, इसमें कोई हम टिप्पणी नहीं कर सकते। भगवानपुर में ऐसा चलता आ रहा है कि राकेश परिवार कहीं ना कहीं डोमिनेंट होता है, डोमिनेंट लगातार होता आया हुआ है। और ये बात सुबोध राकेश जी की रही हो या ममता राकेश जी की, परिवार एक ही है, लड़ाई एक दूसरे से कई बार होती भी आई है। नगर पंचायत की बात हो, विधानसभा की बात हो, आगे चल करके क्या कुछ होने वाला है और सारे सिनेरियो को सुन करके आपको क्या लगता है कि क्या गलत कौन बोल रहा है? तथ्य आपके स्क्रीन पर आपने देखे, ममता राकेश जी ने जो तथ्य दिखाए वो तथ्य भी आपने देखे, सुने, आपने पढ़ लिया। उसके साथ साथ में देशराज कर्णवाल जी ने भी बहुत सारे आरोप लगाए थे, उन आरोपों को लेकर के भी ममता राकेश जी से हमने बात की। अब आप स्वतंत्र रूप से जो कुछ आप लिखना चाहते हैं, आपको लगता है कि कौन सही है कौन गलत है, वो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से अपनी बातें लिख सकते हैं। और साथ में अभिषेक राकेश जी जो बीजेपी में गए, उसको लेकर के आपको क्या लगता है कि क्या ये कोई राजनीति है, ये कोई तंत्र है या कोई सिस्टम खड़ा किया गया, उसे भी स्वतंत्र रूप से आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बहुत सारे विषयों को लेकर के हम जरूर बात करते रहेंगे दोस्तों। ममता राकेश जी ने जो समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और ऐसे तमाम वीडियोस आपको देखते रहेंगे, मिलते रहेंगे हमसे। तो देखते रहिए द न्यूज़ नेटवर्क। बहुत बहुत शुक्रिया।